नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर, जो हिंदी साहित्य के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एस्टेट प्रथम पेपर में सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य हिंदी से संबंधित ये हमारा चौथा वीडियो है। पहला प्रश्न है, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा क्या है? वाक्य में ऐसा क्या है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा, अवयव। तो ऐसा जो है अवयव है। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा रीतिवाचक अवयव है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, अवयव कहलाते हैं। वे शब्द सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अवयव रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं, जैसे आज, किंतु, परंतु, जब, जरा, ऐसे, वैसे, और, क्योंकि, जो कि इत्यादि। ये सभी अवयव हैं। कहने का मतलब जो इनका मूल रूप है वह कभी बदलता नहीं, उसमें कभी बदलाव नहीं होता, वह ज्यों के त्यों रहते हैं, वह अवयव कहलाते हैं। अगला प्रश्न, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा क्या है? कि मैं पढ़ूंगा क्या है? तो यह संज्ञा उपवाक्य है। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो यह संज्ञा उपवाक्य है। एक वाक्य शुद्ध है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। अपनी कमाई का उसने अधिकांश भाग गंवा दिया। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। डी विकल्प सही है। एक वाक्य शुद्ध है। प्रेमचंद की ईदगाह नामक शीर्षक कहानी का नायक हामिद है। प्रेमचंद की ईदगाह नामक के शीर्षक वाली कहानी का नायक हामिद है। प्रेमचंद की ईदगाह नामक शीर्षक कहानी का नायक हामिद है। प्रेमचंद की ईदगाह शीर्षक कहानी का नायक हामिद है। इसका भी डी विकल्प सही है। प्रेमचंद की ईदगाह, अगर आप अभी तक ईदगाह कहानी नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। इसका जो प्रमुख पात्र है, जो नायक है, वह हामिद है और इनकी दादी का नाम रहता है अमीना। एक का अर्थ नाव है। एक का अर्थ नाव है। जहाज, पोत, तरणी, बेड़ा। तो तरणी का अर्थ नाव है। एक का अर्थ सत्य है। नियत, निर्यात, नियन, नियन्ना। तो नियत का अर्थ है सत्य और निर्यात का अर्थ माल बाहर भेजना। एक का अर्थ थकावट है। एक का अर्थ थकावट है। क्रांति, क्रांत, कांत, क्लांति। तो क्लांति जो है इसका अर्थ है थकावट और क्रांति का अर्थ है उलटफेर, परिवर्तन। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर, उपल, चट्टान, पाषाण। तो पत्थर का पर्यायवाची चट्टान नहीं है। पत्थर के जो पर्यायवाची शब्द हैं, पाहन, प्रस्तर, उपल, पाषाण, अश्म, ये सभी पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। वह युग्म कौन सा है? बल, सेना, आपत्ति, ऐतराज, जल, जीवन, कमल, अम्बुद। तो एक युग्म अशुद्ध है, कमल, अम्बुद, यह अशुद्ध है। ठीक है। अम्बुद की जगह अम्बुज होता है। इनमें एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का अमर, दैव, निर्जर, आदित्य। तो देवता का पर्यायवाची नहीं है दैव। दैव का अर्थ भाग्य होता है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म सही नहीं है। आकाश, अनंत, अनंत, विष्णु, कृष्ण, वेद व्यास, महादेव, गृजानंदन। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? आंसर दिया है सी और डी, दोनों नहीं सही है। महादेव, गृजानंदन ये भी नहीं सही है। कृष्ण, वेद व्यास ये भी नहीं सही है। वेद व्यास, यहाँ देखिए दिया गया है, वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं तथा गृजानंदन का अर्थ गणेश है, न कि महादेव। एक का अर्थ पुराना है। पुराना, एक का अर्थ पुराना है, तो चिर का अर्थ पुराना है। यहाँ देखिए, चिर का अर्थ पुराना और चीर का अर्थ कपड़ा।
सिर्फ छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा का अंतर है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, अशुद्ध है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है। मोती सफ़ेद होता है, चुन्नी लाल होता है, पन्ना हरा होता है, नीलम नीला होता है। तो जो अशुद्ध है, चुन्नी लाल होता है, यह अशुद्ध है। चुन्नी लाल होता नहीं है, चुन्नी लाल होती है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। लीची मीठी है, नाशपाती खट्टा है, जामुन खट्टा मीठा है, खरबूजा फीका है। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो खरबूजा फीका है। लिंग की दृष्टि से एक सही नहीं है। उन्होंने बहुत दौलत कमाई, इस साल की कीमत बहुत ज़्यादा है, मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली, दही बहुत खट्टी है। एक सही नहीं है, तो दही बहुत खट्टी है, यह सही नहीं है। अगला है लिंग की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? कालिदास की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, सावित्री के पुत्रवान होने का वरदान मांगा, लक्ष्मीबाई बहुत बलवान थी, भगवती लक्ष्मी भक्त पर प्रसन्न हुई। तो शुद्ध वाक्य जो है, भगवती लक्ष्मी भक्त पर प्रसन्न हुई, सावित्री के पुत्र होने का वरदान मांगा, सावित्री ने होगा। कालिदास की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, बुद्धिमान की जगह जो है बुद्धिमती होगा। लक्ष्मीबाई बहुत बलवान थी, ये भी अशुद्ध है, डी विकल्प इसका सही होगा। एक युग्म अशुद्ध है। गूंगा गूंगी, घोड़ा घोड़ी, गोप गोपी, कुजड़ा कुंजड़ी। तो अशुद्ध वाक्य है कुंजड़ा कुंजड़ी। कुजड़ा का यहाँ कुजड़िन होता है। एक वाक्य शुद्ध है। राधा उनकी पालित पुत्री है, नायिकाओं की एक कोटि श्याम नायिका की है, राधा कृष्ण की प्रियतमा थी, यह तो विद्वान है ही, उनकी पत्नी भी विद्वान है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? सी, राधा कृष्ण की प्रियतमा थी, यह शुद्ध वाक्य है। इनमें एक खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। देहरादून, सहारनपुर, गोरखपुर, बिजनौर। तो खड़ी बोली का जो क्षेत्र नहीं है वह गोरखपुर। गोरखपुर जो है यह खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है, भोजपुरी का है। एक ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। रायबरेली, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। तो ब्रज भाषा का जो क्षेत्र नहीं है वह रायबरेली है। रायबरेली जो है अवधी भाषा का क्षेत्र है। अगला है यह भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है। भाषा और बोली से जो जितने संबंधित प्रश्न आते हैं उन सभी का वीडियो चैनल पर अपलोड है। जो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जितनी बोलियां आती हैं उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी का वीडियो चैनल पर अपलोड है। अगर अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके वीडियो को देख सकते हैं। यह भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है। तो भोजपुरी का जो क्षेत्र नहीं है लखनऊ, यह भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है, अवधी भाषा का क्षेत्र है। बलिया, बस्ती, बनारस तीनों भोजपुरी का क्षेत्र है। बर्तनी की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है। बर्तनी की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है तो इसमें हो जाएगा, यह दावत किस उपलक्ष्य में है, यह मेरी आजीविका का प्रश्न है, मैं परिश्रम करने का अभ्यस्त नहीं हूँ, आर्थिक समानता के लिए गांधी जी ने विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दिया। तो जो अशुद्ध है वह बी है, यह मेरी आजीविका का प्रश्न है, यह अशुद्ध है। बर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द वाक्य है, मैं आपका अनुग्रहित हूँ। भगवान वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए, भारतवासी वर्षों तक विदेशियों के अधीन रहे, बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, मैं आपका अनुग्रहित हूँ। अनुग्रहित इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा अनुग्रहित। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहने थे, हम प्रदर्शनी देखने गए। तो प्रदर्शनी जो है यह अशुद्ध है। प्रदर्शनी देखने गए तो प्रदर्शनी अशुद्ध है। द्वारका शुद्ध है, अहिल्या भी शुद्ध है। प्रदर्शनी इस तरह से लिखा जाएगा, प्रदर्शनी। जो नहीं हो सकता के लिए एक वाक्य कौन सा है?
अब वाक्यांश से संबंधित प्रश्न आ गया। जो नहीं हो सकता, असंभव। जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द, व्याकरण जानता है, व्याकरण, उसके लिए जो एक शब्द होगा व्याकरण। शत्रुघ्न किससे कहते हैं? शत्रुघ्न, शत्रुघ्न कहते हैं शत्रु को पराजित करने वाले को शत्रुघ्न कहते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अलौकिक का क्या अर्थ है? अलौकिक, अलौकिक का अर्थ है जो लोक में संभव ना हो उसे अलौकिक कहते हैं। ठीक है, जो लोक में संभव ना हो। अलौकिक में अ उपसर्ग है और लोक मूल शब्द है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, वह वाक्य कौन सा है? लड़का आता है, लड़का चने बेचता है, बच्चे चने खरीदते हैं, चने बेचकर वह लड़का लौट जाता है। तो विशेषण जिसमें प्रयोग हुआ है चने बेचकर वह लड़का लौट जाता है। एक में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। लड़का आदमी के बराबर दौड़ा, राम और मोहन साथ पढ़ते हैं, अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी, एक आता है तो एक जाता है। क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, तो आंसर सी, अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी। तुम्हारा आना खुशी की बात है, वाक्य में आना क्या है? आना एक क्रिया है। तुम्हारा आना खुशी की बात है, आना एक क्रिया है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वाक्य में टहलना क्या है? तो टहलना जो है यह संज्ञा है। ठीक है, टहलना संज्ञा है। टहलना भाववाचक संज्ञा है। अगला है आम का तत्सम शब्द क्या होगा? आम का तत्सम आम्र होगा। ठीक है, आम्र का तत्सम आम होगा। पुराना का तत्सम क्या होगा? पुराना, पुराना का पुरातन होगा। चुल्लीक का तद्भव शब्द क्या है? चुल्लीक, तो इसका तद्भव हो जाएगा चूल्हा। देशज शब्द वे हैं, देशज, कौन से शब्द देशज हैं? जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, जो देशी भाषा में विकसित हुए हैं, जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ हो। बिल्कुल सही, जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ हो उसे देशज कहते हैं, जो अपने देश में जन्मा हो। हिंदी भाषा में विदेशी भाव के शब्दों के अंतर्गत अरबी, फारसी, पश्तो, तुर्की, अंग्रेजी और खाली स्थान पर क्या प्रयुक्त होगा? अंग्रेजी और पुर्तगाली भाषा के शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। अफ्रीकी, पोलिश, श्रीलंकाई ये तीनों नहीं हैं, पुर्तगाली के शब्द प्रयोग हो रहे हैं। पुर्तगाली में मिस्त्री, बाल्टी, बोतल ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। एक युग्म अशुद्ध है, एक युग्म अशुद्ध है। लालटेन अंग्रेजी, बोतल अंग्रेजी, पंडा पुर्तगाली, चिड़िया संस्कृत। तो जो अशुद्ध है वह बोतल अंग्रेजी अशुद्ध है। बोतल अंग्रेजी नहीं है, बोतल पुर्तगाली शब्द है। एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, वह वाक्य कौन सा है? वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपने क्या कहा था, शो मैंने नहीं सुना, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, वह ऐसा क्यों कहता था कि मैं वहीं न जाएंगे। तो वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, सी, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। बस हो गया, रहने दीजिए, वाक्य में अपेक्षित है। बस हो गया, रहने दीजिए। एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, दो अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, दो पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम। तो एक अल्प विराम है, एक पूर्ण विराम है। ठीक है, बस हो गया, रहने दीजिए। एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। राम शैया पर लेट गया, लड़का चिल्ला उठा, कुत्ते ने काट खाया, श्यामा जा रही है। तो संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है, श्यामा जा रही है। एक युग्म अशुद्ध है। अनाथ अनाथा, अश्व अश्वा, चातक चातकी, सुलोचन सुलोचनी। जो अशुद्ध है सुलोचन सुलोचनी, ये अशुद्ध है।
सुलोचन, सुलोचना होगा। सुलोचन का अर्थ है सुंदर नयन वाला पुरुष और सुलोचना का अर्थ है सुंदर नयन वाली स्त्री, तो सुलोचनी की जगह सुलोचना होगा। हिंदी वर्णमाला की ब ध्वनि है, तो ब ध्वनि क्या है? हिंदी वर्णमाला की ब ध्वनि ओष्ठ है और ओष्ठ के अंतर्गत पा फा बा भा मा, और दंत के अंतर्गत ता था दा धा ना, तालव्य चा छा जा झैया, मूर्धन्य टा ठा डा ढा अड़ा। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि क्या है? तो री ध्वनि स्वर है। ठीक है, री ध्वनि स्वर है। अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभिधन इष्ट। अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा अभिधन इष्ट। दीर्घ संधि का ये उदाहरण है अभिष्ट। दुरुपयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? दुरुपयोग, तो दुरुपयोग का जो संधि विच्छेद होगा वह दूधन उपयोग, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। दुरुपयोग विसर्ग संधि का उदाहरण है। नीरस में संधि कौन सी है? नीरस, तो नीरस में जो है विसर्ग संधि है। ठीक है, नीरस में विसर्ग संधि है। तल्लीन में कौन सी संधि है? तल्लीन, तो तल्लीन तत धन लीन, इसमें व्यंजन संधि है। तत धन लीन व्यंजन संधि। कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो कंकर पत्थर में इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, कंकर पत्थर में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है? यदि किसी संयुक्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या योम लगता हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे कंकर पत्थर, नदी नाले, राजा रानी, रात दिन, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो आजन्म में जो है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आजन्म में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव का उदाहरण क्या है? जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरण है प्रतिदिन, अनुरूप, प्रतिकूल, इन सभी में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ, वाक्य में थोड़ा थोड़ा क्या है? रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ, तो वाक्य में थोड़ा थोड़ा क्या है? तो थोड़ा थोड़ा जो है विशेषण है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा विशेषण है। विशेषण यहाँ देखिए पानी संज्ञा की विशेषता बताता है, अतः यह एक विशेषण है। एक युग्म अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध युग्म कौन सा है? भरपेट, अव्ययी भाव समास, माखन चोर, तत्पुरुष, गाय बैल, कर्मधारय, हंसमुख, बहुब्रीहि। तो इसमें जो अशुद्ध है गाय बैल कर्मधारय समास, ये अशुद्ध है। गाय और बैल यह द्वंद्व समास होगा। ठीक है, गाय और बैल यहाँ द्वंद्व समास होगा, और अथवा या जहाँ लगता हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। ठीक है, अगला है एक युग्म अशुद्ध है, वह युग्म कौन सा है? धूम धड़ाका अनुकरणवाचक शब्द, जूता देशज, औरत हिंदी, रेल अंग्रेजी। तो जो अशुद्ध है वह है औरत हिंदी। औरत हिंदी यह अशुद्ध है, औरत हिंदी शब्द नहीं है, यह अरबी भाषा का शब्द है। एक वाक्य शुद्ध है, लड़के ने सोया, लड़के ने बोला, लड़के ने बताया, लड़के ने ठहरा। इसमें अशुद्ध शुद्ध शब्द कौन सा है? लड़के ने सोया बिल्कुल गलत है, लड़के ने बोला, लड़के ने बताया, सी इसका सही उत्तर होगा। सी, देखिए सी इसका सही उत्तर है, लड़के ने बताया। अगला प्रश्न है आम शब्द में निहित अर्थ का संबंध एक से नहीं है। आम शब्द में निहित अर्थ का संबंध एक से नहीं है। मामूली, सर्वसाधारण, फल विशेष, जनता। तो आम, जनता इसका संबंध नहीं है। जनता जो है यह दूसरा शब्द है, और आम मतलब मामूली, साधारण आदमी, और फल विशेष। पद शब्द की एक के साथ संगति नहीं है। पद, पेड़, शब्द, पैर, दर्जा। तो पद का मतलब पेड़ नहीं होता है, पैर होता है, शब्द होता है, दर्जा होता है, पेड़ नहीं होता। एक वाक्य में फूट का शुद्ध प्रयोग है, उसका गुस्सा फूट गया, उसका फोड़ा फूट गया, पेड़ की शाखाएं फूट गईं, बादल छाए और फूट पड़े। तो उसका गुस्सा
फूट पड़ा, फूट का जो शुद्ध प्रयोग हुआ है विकल्प ए में हुआ है, उसका गुस्सा फूट पड़ा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधे की लकड़ी, तो इसका जो अर्थ है एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। यहाँ देखिए प्रयोग हुआ है अंधे की लकड़ी, मुहावरे का अर्थ एक ही सहारा। वाक्य प्रयोग जो हुआ है सूखाग्रस्त किसानों के लिए सरकारी मुआवजा ही बस एक ही अंधे की लकड़ी है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में मुहावरे का प्रयोग सही नहीं है। उसकी बातों से मेरे कान खड़े हो गए। मेरे कान मत खाओ, तुम्हारी बालों में जू भरी है पर कान पर जू नहीं रेंग रही। तुम्हारी बेसिर पैर की बातों से मेरे कान पक गए। मुहावरे का प्रयोग सही नहीं है, तो इसमें सी है, तुम्हारे बालों में जू भरी हैं पर कान पर जू नहीं रेंग रही। ये मुहावरे का प्रयोग सही नहीं है इसमें। कान खड़े होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? होशियार होना या सचेत होना। कान खाना, बेकार की बातें करना। कान पर जू ना रेंगना, बेखबर होना। कान पकना, फिजूल की बातों से परेशान हो जाना। चलिए अगला प्रश्न, एक वाक्य में मुहावरे का प्रयोग सही नहीं है। नट के करतब देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। इस वर्ष के जाड़े में दांत से दांत बच गए। मेरी जायदाद पर तुम कौन दांत जमाना चाहते हो? तुम्हारी दांत काटी रोटी मैं नहीं खाऊंगा। तो मुहावरे का प्रयोग सही नहीं है, डी, तुम्हारी दांत काटी रोटी मैं नहीं खाऊंगा। दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ है दंग रह जाना। दांत से दांत बजना, अत्यधिक सर्दी होना। दांत जमाना, अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। दांत काटी रोटी, घनिष्ठ मित्रता होना। दांत काटी रोटी होना मतलब घनिष्ठ मित्रता होना। अगला प्रश्न है, लुटिया डुबोना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? जल भरने का पात्र पानी में डूब जाना, काम बिगाड़ना, शिकायत करना, द्वेष भाव रखना। तो लुटिया डुबोना, काम बिगाड़ना। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? पहाड़ टूट पड़ना मतलब भारी विपत्ति आना। ठीक है, पहाड़ टूट पड़ना, भारी विपत्ति आना। दुविधाग्रस्त का भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा क्या है? इधर की उधर करना, सांप छछूंदर की गति, रंग उतरना, मुंह लटकाना। तो सांप छछूंदर की गति का अर्थ है दुविधाग्रस्त का भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा है सांप छछूंदर की गति होना। इधर उधर की बातें करना, चुगली करना, मुंह लटकाना मतलब दुखी होना। अगला प्रश्न है, सिर पर आ जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? सिर पर आ जाना, बहुत समीप होना, जिम्मेदारी आ जाना, बोझ आ पड़ना, फीका पड़ना। तो सिर पर आ जाना मतलब बहुत समीप होना। एस्टेट की परीक्षा सिर पर आ गई है, यह मान के चलिए 10 से 15 दिनों के बीच आपका जो एग्ज़ाम डेट है वह जारी हो जाएगा। 15 मार्च तक एग्ज़ाम होने की संभावना बन रही है। अगला प्रश्न, एक वाक्य में मुहावरे का अशुद्ध प्रयोग है। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। कृतज्ञ व्यक्ति तोते की तरह आँख फेर लेता है। भीगी बिल्ली बने रहने से काम नहीं होगा। हिम्मत दिखाओ, उसके ऊपर दिन दूनी रात चौगुनी मुसीबत आ पड़ी। तो अशुद्ध प्रयोग जो हुआ है उसके ऊपर दिन दूनी रात चौगुनी मुसीबत आ पड़ी, ये अशुद्ध है। यहाँ मुहावरा देखिए, पेट में चूहे कूदना मतलब भूख लगना, आंखें फेर लेना, प्रतिकूल हो जाना। हिम्मत दिखाना, साहसी होना, दृढ़ निश्चयी होना। दिन दूनी रात चौगुनी का अर्थ है वृद्धि या समृद्धि में उत्तरोत्तर तीव्रता के साथ बढ़ोतरी होना। ऊँट के मुँह में जीरा लोकोक्ति का उपयुक्त आशय क्या है? ऊँट के मुँह में जीरा, बहुत भूखे को थोड़ा भोजन देना, आवश्यकता से बहुत कम, सही समय पर वांछित वस्तु ना मिलना, आवश्यकता के समय उपयुक्त सहायता ना मिलना। तो ऊँट के मुँह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम। यहाँ जो वाक्य प्रयोग हुआ है, इस महंगाई के दौर में इतनी कम मासिक आय ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। इतनी कम मासिक आय ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। एक युग्म अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 76, अनुराग, विराग, अंत, आदि, अस्त, निरस्त, अमावस्या, पूर्णिमा। तो इसमें जो अशुद्ध है वह अस्त का निरस्त, यह अशुद्ध है। अस्त का उदय होगा, बाकी तीनों में सही है। अनुराग का विराग होगा, अंत का आदि होगा, अमावस्या का पूर्णिमा होगा, ये तीनों विकल्प सही है। अस्त का उदय होगा।
अगला है खंडन का विलोम क्या होगा? खंडन, अखंडन, विखंडन, मंडन, निखंडन। तो खंडन का मंडन होगा। ठीक है, खंडन का विलोम मंडन होगा। कलुष का विलोम क्या होगा? कलुष, अकलुष, निष्कलुष, उज्ज्वल, चमकीला। तो कलुष का अकलुष और निष्कलुष दोनों होगा। ए और बी विकल्प सही होगा। उज्ज्वल का विलोम जो है धूमिल होगा, धूमिल। और चमकीला का विलोम जो है मटमैला होगा। अगला है उन्मुख का विलोम क्या होगा? षण्मुख, प्रतिमुख, बेमुख, आमुख। तो उन्मुख का विलोम हो जाएगा बेमुख। उन्मुख का विलोम बेमुख होगा। अगला है एक युग्म अशुद्ध है। ज्येष्ठ, कनिष्ठ, जड़, चेतन, जन्म, मृत्यु, जय विजय। तो जो अशुद्ध है वह जय विजय, यह अशुद्ध है। जय का पराजय होगा। जय विजय दोनों एक ही शब्द हैं। एक समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची नहीं हैं, वह विकल्प कौन सा है? सरोज, जलज, पंकज, अरविंद, नीरद, अब्र, राजीव, इंद्रिवर, कंज, शतदल, उत्पल, सरसिज। तो जिसमें पर्यायवाची नहीं है वह बी है, अरविंद, नीरद, अब्र। यह जो है कमल के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कमल का जो पर्यायवाची शब्द है कंज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिद, इंदिवर। यहाँ नीरद और अब्र का अर्थ है बादल। एक का अर्थ घोड़ा है। घोड़ा किसका अर्थ है? तो तुरंग का अर्थ है घोड़ा। ठीक है, तुरंग का अर्थ है घोड़ा। बाकी अर्थों का जो अर्थ है देखिए, तुरंत, ठीक इसी समय, जल्दी से जल्दी, उसे तुरंत, तुरई, तोरी नमक बेल जिसके लंबे फलों की सब्जी बनाई जाती है उसे तुरई कहते हैं। तरंग का अर्थ है लहर या हिलोर। तुरंग का अर्थ है घोड़ा। अगर मन में कड़वाहट है तो होठों पर बोली की मिठास नहीं फपती, वाक्य में प्रत्यय है। तो अगर मन में कड़वाहट है तो होठों पर बोली की मिठास नहीं फपती, वाक्य में प्रत्यय है। तो चार प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ देखिए चार प्रत्यय है। कड़वाहट, मिठास, बोली और होठ, ये चार प्रत्यय हैं। अगला प्रश्न है समझदार और दुनियादार लोग इस महंगाई में भी बचत की चतुराई से खुशहाल हैं, वाक्य में है। तो इसमें जो है पांच प्रत्यय हैं। समझदार और दुनियादार लोग इस महंगाई में भी बचत की चतुराई से खुशहाल हैं। तो पांचों प्रत्यय कौन से हैं? समझदार में दार है, दुनियादार में दार है, महंगाई में आई है, चतुराई में आई है, खुशहाल में हाल है। ये पांच प्रत्यय हैं। पोती की विदाई के समय ममतालू दादी रुआसी हो गई, वाक्य में है। कितने प्रत्यय हैं? तो इसमें जो है तीन प्रत्यय हैं। बिछौना में मूल शब्द और प्रत्यय है। बिछौना में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो बिछाव धन औना, बिछाव मूल शब्द है, औना प्रत्यय है। लुटेरा में मूल शब्द और प्रत्यय है। लुटेरा, तो लुटेरा में लूट जो है मूल शब्द है, एरा प्रत्यय है। ए विकल्प सही होगा। बढ़िया में मूल शब्द और प्रत्यय है बढ़िया, तो बढ़िया में बढ़ा मूल शब्द है, इया प्रत्यय है। सरकार का संकल्प है कि बेईमानी को बेअसर कर देगी, वाक्य में है। बेईमानी को बेअसर कर देगी। तो इसमें जो है कितने उपसर्ग हैं? 1, 2, 3, 4। इसमें चार उपसर्ग हैं। देखिए, बेईमानी, बेअसर, सरकार और संकल्प। और जो उपसर्ग हैं, बेईमानी में बे है, बेअसर में बे है, सरकार में शर है, संकल्प में शम उपसर्ग है। उस लाचार विधवा की दुर्दशा देखकर सरदार को हमदर्दी हुई, वाक्य में है। तो इसमें जो है पांच उपसर्ग हैं। पांच उपसर्ग हैं। पांचों उपसर्ग हैं। देखिए, लाचार में ला है, दुर्दशा में दुर है, हमदर्दी में हम है, सरदार में शर है, विधवा में भी है। बेसुरा भी भरपेट अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है, वाक्य में। वाक्य में क्या है? तो इसमें जो है तीन उपसर्ग तथा तीन प्रत्यय। बेसुरा, भरपूर अभ्यास और प्रत्यय में सुरीला गायक बेसुरा।
एक शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, वह शब्द कौन सा है? तो जिसमें उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वह अधकच्चा है, इसमें अध उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। एक में उपसर्ग नहीं है, अधन्ना, अधूरा, अरहर, अधर्म, तो जिसमें उपसर्ग नहीं है, अरहर में कोई उपसर्ग नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आशा करते हैं छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अभ्यास पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।